नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात आगरा में लगी भयानक आग की। आगरा के शास्त्रीपुरम इलाके में बिजली घर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग लगने की वजह से इलाके की बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि बिजली घर में तेज आवाज के साथ चिंगारी निकली और फिर पूरे बिजली घर में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ से खबर है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुसाइड के मामले में रेप पीड़िता और साथी ने सुसाइड किया था। वाराणसी पुलिस ने डिप्टी एसपी को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल, डीएसपी बघेल पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या ये पूरा मामला था और कब हिरासत में लिया गया है? चर्चित मामला है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक रेप पीड़िता ने अपने साथी के साथ आत्मदाह किया था, जिसके बाद एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और पहले से ही जब उस पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय के खिलाफ, बताया जाता है कि उस मामले में अतुल राय के पक्ष में गवाही दे चुके थे डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल। उसके बाद से ही इनकी जो गलतियां थी, इनकी खामियां थी, उस मामले में उसको तलाशा जा रहा था। जिसके बाद देर रात वाराणसी पुलिस ने बाराबंकी टोल प्लाजा से अमरेश सिंह बघेल को हिरासत में ले लिया है। उनको वाराणसी ले जाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, उस पर बातचीत उनसे की जा रही है। और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है जैसे दिन आगे बढ़ेगा उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। अनुभव। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की टीम आनंद गिरी को हरिद्वार स्थित उसके आश्रम में ले गई। सीबीआई की टीम आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम में करीब 7 घंटे रही और आश्रम की तलाशी ली गई है। इस दौरान टीम को कुछ जरूरी दस्तावेज और आनंद गिरी का लैपटॉप मिला। सीबीआई ने आनंद गिरी से जुड़े कुछ लोगों को भी आश्रम में बुलाया और उनसे पूछताछ की। शाम 7:30 बजे से शुरू हुई जांच करीब देर रात 3 बजे तक चली है, जिसके बाद सीबीआई टीम आनंद गिरी को लेकर चली गई। सूत्रों के मुताबिक आज सीबीआई की टीम आनंद गिरी को उन जगहों पर ले जाएगी जहां पर आनंद गिरी कुछ समय पहले रहे। साथ ही जिन लोगों के संपर्क में था उनसे भी पूछताछ की जाएगी। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो। सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो। सब सच्चाई सामने आ गई। तो सुना आपने कि किस तरीके से पूरे मामले की पड़ताल चल रही है और आनंद गिरी कह रहे हैं मीडिया के कैमरे पर कि एजेंसियां जांच कर रही हैं, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। आनंद गिरी से जुड़े लोगों से भी यहां पर पूछताछ और हरिद्वार के आनंद गिरी के आश्रम में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। 7 घंटे तक पड़ताल चली है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आज इस पूरे मामले में क्या रहने वाला है? कल काफी देर तक पूछताछ हुई है, आज किन किन लोगों से पूछताछ हो सकती है? अनुपम, अभी हम खड़े हैं आनंद गिरी के उस निर्माणाधीन आश्रम में जहां से 20 सितंबर को आनंद गिरी को यूपी एसटीएफ ने उठाया था। आज अगर हम बात करें देर रात यहाँ पे 7:30 बजे सीबीआई की टीम फिर एक बार आनंद गिरी को इसी आश्रम में लेके आई थी। यहाँ पे करीब 7 घंटे यानी हम कह सकते हैं कि 3 बजे तक यहाँ पे पूरी कार्रवाई चलती रही। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें जो निकल के सामने आई उसमें 2 बिंदुओं पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, जिसमें एक आनंद गिरी का वो लैपटॉप रहा और दूसरा कुछ लोग यहाँ पे सीबीआई ने बुलाए थे जो आनंद गिरी से जुड़े थे, जिसमें एक मोबाइल टेलीकॉम का वाला व्यक्ति भी था। बताया जा रहा है कि आनंद गिरी का जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में कई अहम सुराग सीबीआई को मिल सकते हैं, क्योंकि मामला जो सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट में कुछ वीडियोस की बात नरेंद्र गिरी ने लिखी थी अपने मौत से कुछ समय पहले। तो उस
की छानबीन करने सीबीआई यहाँ पहुंची है। सीबीआई ने जो लैपटॉप निकाला है उस लैपटॉप से में ये भी सामने आ रहा है कि कुछ दस्तावेज भी सीबीआई यहाँ से लेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने देर रात कुछ लोगों को यहाँ बुलाया था, उनसे पूछताछ की गई जो आनंदगिरी से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें एक मोबाइल टेलीकॉम वाला व्यक्ति भी था। यानी कि मोबाइल टेलीकॉम वाले ये भी बताया जा रहा है कि कुछ 1-1.5 महीना पहले आनंदगिरी ने उस व्यक्ति से मोबाइल खरीदा। यानी कि सीबीआई की टीम किस किस एंगल पे छानबीन करी ये साफ तौर पे देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्येंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सत्येंद्र बड़थवाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बात सीएम योगी के दौरे की। सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर वे 531 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा गोरखपुर में हुई व्यापारी की हत्या के मामले में सीएम मृतक के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। मृतक व्यापारी के परिवार के 3 सदस्य सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। कानपुर के बाद सीएम योगी उन्नाव के पुरवा तहसील के सगौली में जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी प्रदेश में काम को लेकर लगातार एक्शन में हैं। रोज कई जिलों को सौगातों से नवाज रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या विकास पथ से 2022 में वापसी होगी, क्योंकि एसपी का दावा है कि इस बार योगी सरकार की वापसी नहीं होगी। प्रदेश को योजनाओं की सौगात देने में सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। एक दिन में 3 रैलियों के जरिए अलग अलग जिलों को परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। लखनऊ में एमएसएमई विभाग की तरफ से आयोजित निर्भया एक पहल अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत सभी जिलों की महिलाओं को 3 दिन तक स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मिशन शक्ति के 3रे चरण के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया। नारी शक्ति के लिए आप सभी बहनों के स्पेशल 3 दिवसीय ट्रेनिंग के कार्यक्रम को यहां पर आज आयोजित किया है, जिसमें 75,000 बहनें, हर जिले की 1,000 उनके स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम हर एक जनपद में प्रारंभ होगा। इसके बाद सीएम योगी बाराबंकी पहुंचे, जहां करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि अब राज्य में माफिया और बदमाशों के लिए जगह नहीं है। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इन 2 सौगातों के बाद सीएम योगी सीतापुर पहुंचे, जहां जिले को 452 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं। अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पे साधु संतों की हत्या हो रही तो आप कल्पना करो कानून व्यवस्था क्या है। 2022 करीब है, अब जनता ही तय करेगी कि विकास पथ से किसकी वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज 4था दिन है। प्रियंका गांधी आज कई अहम मुद्दों पर मीटिंग करेंगी। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश की खास विधानसभा सीटों के लिए टिकटों पर मंथन भी हो सकता है। साथ ही प्रियंका गांधी के जिलों के दौरों को लेकर भी मंथन हो सकता है। वहीं शाम 4 बजे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके पहले प्रियंका गांधी ने बंजारा समाज के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी वो मुलाकात की। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को हर एंगल से मजबूत करना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 150 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। वहीं विपक्ष ने इस फॉर्मूले को नाकाम कोशिश बताया है। सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाले यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने टिकट वितरण का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी 2022 चुनाव में 150 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। 2022 के चुनाव को देखते हुए सियासी गुड़ागड़ित साधने में जुटे बीजेपी आलकमान ने टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी नया फॉर्मूला तय कर दिया है। नए फॉर्मूले के मुताबिक वर्तमान में 150 से ज्यादा मंत्री और विधायकों की टिकट कटने तय माने जा रही हैं।
इस फॉर्मूले में 2017 में जीते और हारे दोनों उम्मीदवार शामिल होंगे। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक उन मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं जो 4 साल तक सरकार और संगठन में निष्क्रिय रहे, 4.5 साल तक अनगढ़ बयानबाजी करते रहे और जो 70 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुके हैं। साथ ही उनके टिकट भी कट सकते हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि टिकट फॉर्मूले की बात पर बीजेपी के नेता बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ टिकट का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और चुनाव आने से पहले चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, विचार करती है, फिर फैसला लेती है। वहीं बीजेपी की मिशन 2022 की रणनीति को विपक्षी दल नाकाम कोशिश बता रहा है। हम कहते हैं वो 150 उम्मीदवार बदल दें या 300 या 350 या 400 उम्मीदवार बदल दें, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी सर के बल खड़ी हो जाए, उल्टी खड़ी हो जाए भारतीय जनता पार्टी, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने तो तय कर ही लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता इस बार नहीं देनी है, क्योंकि ये झूठे वादे करती है, जुमले करती है और जनता के साथ धोखा करती है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। उसे यह ठीक से पता हो चुका है कि अगर मौजूदा चेहरों पर वह चुनाव लड़ेगी तो जितने बहुमत से वह सरकार में आई है उससे ज्यादा बहुमत के साथ वो सरकार से चली जाएगी। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज हैं, उनकी जगह नए चेहरों को मौका देने से फायदा होगा। साथ ही जिन विधायकों पर समय समय पर अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे हैं, उन विधायकों को भी टिकट देने से पार्टी परहेज करेगी। इस आधार पर ये माना जा रहा है कि 150 से 200 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पार्टी मंथन कर रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। नाम कैसे न्यूज 18 लखनऊ। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि गोरखपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस मामले में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। गोरखपुर के एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में मृतक व्यापारी की पत्नी मीनाक्षी की ओर से दी गई तहरीर में 6 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन एफआईआर सिर्फ 3 के खिलाफ दर्ज की गई है। तहरीर और एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इधर कानपुर के कारोबारी की गोरखपुर में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो के जरिए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस कारोबारी के परिवार पर समझौते का दबाव बना रही है और एफआईआर न करने को कह रही है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम दोनों लोग मानते हैं कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, उन्होंने बताया ना कि क्यों हुआ है, मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटा। चंदौली में सैयद राजा थाने में बीजेपी से जुड़े एक युवक ने बावर्दी दरोगा के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी है। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी दरोगा जेपी यादव को मारने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। आरोपी का नाम शैलेंद्र कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो बीजेपी आईटी सेल में रह चुका है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।